आज के प्रोग्राम में एक तो ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर सर उठाती है, इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा ईरानियन जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है उसमें आज एक बहुत ही इस कौम का बहादुर बेटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऑपरेशन हुआ है सरारोगा के इलाके में, जिसमें खारजी फितना उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और 11 दहशतगर्द जो हैं उनके जहन्नम वासिल किया गया। काफ़ी सारे उसमें ज़ख्मी भी हैं। और भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ था। बालाकोट के अंदर इन्होंने स्ट्राइक्स की थी। उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की तो अपने जहाज़ भी 2 इन्होंने तबाह करवाए और इनका पायलट भी पाकिस्तानी इलाके में अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन जब पकड़ा गया तो जिस इलाके में वो गिरा था, मुकामी अवाम ने उन्होंने देख लिया था कि ऊपर वो डॉग फाइट्स हुई हैं और ये पाकिस्तानी इलाके के अंदर भारतीय जहाज़ आया है और उसी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया अभिनंदन को। वो पुरानी फुटेजेस समा के पास, बल्कि शायद एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं उस सारे इवेंट की। हमारे वहाँ जो रिपोर्टर और कैमरामैन थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया हुआ पूरे इवेंट को कि मुकामी लोगों ने कैसे उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वहाँ हमारी फ़ौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज़ अब्बास शहीद, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उस वक्त ये कैप्टन थे पाकिस्तानी आर्मी में। और अभिनंदन को जैसे ही लोगों ने मारना शुरू किया और पाकिस्तानी फ़ोर्स के ये जवान जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी फ़ौज का कैप्टन है, तो उसने फ़ौरन शोर मचाया कि मैं अभिनंदन हूँ। अपना उसने यूनिफॉर्म और रैंक का नंबर बोला और बताया कि मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, तो मुझे बचाओ। तो फिर इस नौजवान ने, इस कैप्टन ने, यंग कैप्टन ने उस हजूम से, उसको जो मारने पे डरपे था, उसकी जान बचाई, उसको रेस्क्यू करवाया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया, जिसने बाद में एक हुकूमत का फ़ैसला था कि उसको भारत के हवाले कर दिया जाए खैर सगाली के तौर पर, एज ए गुड विल जेस्चर, क्योंकि ये प्रिजनर था, जंग के दौरान उसको पकड़ा गया था, तो एज ए गुड विल जेस्चर उसको भारत के हवाले कर दिया गया। शॉर्ट सुनिए कैप्टन, यंग कैप्टन का, मोइज़ का उस वक्त का, और अभी मैं दोबारा आता हूँ आज के वाक़े के ऊपर। आएगा उस वक्त का इनका स्टेटमेंट क्या था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मेरा रैंक देखते ही बोला कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन वर्तमान एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। तो उसके पेश नज़र ये इट वाज नाउ माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि उसने सरेंडर कर दिया है। ये इस कौम का बहादुर बेटा आज के इस वाक़े में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था उसमें शहीद हो गया। उसके साथ मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद के साथ दूसरे शहीद हुए हैं वो लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद हैं। दोनों यंग हैं। मेजर मोइज़ की एज अभी 37 ईयर है। 2 इनके बेटे हैं। लांस नाइक साहब के 3 बेटे हैं। तो अल्लाह पाक इनकी फ़ैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और दोनों शहदा के लिए इनके दर्जात बुलंद फरमाए। सलाम है हर उस पाकिस्तानी कौम के बेटे के ऊपर जो वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है। सबको सलाम है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो सीज़ फायर है, जो ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों को आमादा किया। उनका कहना यह है कि दोनों ने मुझे अप्रोच किया, दोनों ने मेरे से रब्ता किया और मैंने दोनों को कहा कि जंग बंदी कर दो। ट्रंप का भी स्टेटमेंट सुनने फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. I'm not happy with Iran either, but I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. I got to get Israel to calm down now. I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. कल रात जो ईरान ने कतर के अंदर एक अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया, उसके मुतल्लिक अब तकरीबन ये कंफर्म है कि उस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को इतला दे दी थी। और विटकॉफ जो इनके मिडल ईस्ट के नुमाइंदे हैं अमेरिका के, विटकॉफ उस वक्त ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में थे। तो वहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उन्होंने वो मिसाइल मार गिराए, कुछ हुआ नहीं। इनके ईरान के जनरल सुलेमानी की जब शहादत हुई तो जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद भी ईरान ने रिटेलिएट किया था इसी तरीके से, और उसके मुतल्लिक भी बाद में इतला यही थी कि ईरानियन अथॉरिटीज़ ने अमेरिका को इतला दे दी थी कि हम रिटेलिएशन में हिट करेंगे, और वो आम तौर पर खाली जगहों को ही हिट किया गया था।
बदला लिया गया था, लेकिन एस्केलेशन नहीं हुई, किसी को शहीद नहीं किया गया या दूसरी तरफ से मारा नहीं गया, और कतरी साइड से भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो गुज़श्ता रात ये लगता था कि ईरान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। एक तरफ इराक़ के अंदर अमरीकी बेस पे हमला किया है, दूसरी तरफ कतर के अंदर अमरीकी बेस के ऊपर हमला किया, और अब अमरीका जवाबी हमला करेगा तो बड़ी तादाद में ईरानियन मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनकी शहादत हो जाएगी। लेकिन वो मामला अल्टीमेटली कुछ और निकलता नज़र आया है। वो मामला कुछ ऐसा है कि रिप्रोचमेंट हुई है, कुछ ऐसी आपस में बिहाइंड द सीन बातचीत हुई है जिसके नतीजे में एस्केलेशन होने की बजाय सीज़ फायर हो गई है। और अभी एक और जो अचंबा शायद दुनिया को आइंदा आने वाले दिनों में हो, उसके मुतल्लिक़ कंफर्म अभी इतलात नहीं है। जो सबसे बड़ी ईरानियन फैसिलिटी जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता था कि जो एनरिचमेंट है 60% लेवल तक ईरान वहाँ ले गया है, वो फर्दो वाली फैसिलिटी थी, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जिसके लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर्स लेकर आया और 30,000 पाउंड वजनी उसने बम उसके ऊपर गिराए। 14 बम टोटल उन्होंने गिराए हैं फर्दो के ऊपर, इस्फहान के ऊपर और नेतन्ज वाली फैसिलिटी के ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक था कि एडवांस लेवल है वो फर्दो वाली फैसिलिटी के ऊपर था, लेकिन उसके ऊपर बम गिराने के बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। जैसे इराक़ के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, वहाँ से कुछ नहीं निकला। तो रिपोर्ट्स ये हैं इंटरनेशनली कि 400 किलोग्राम के करीब एनरिच यूरेनियम, जिसका लेवल 60% से कम था। आम तौर पर अगर आपको क्रूड बम भी बनाना हो न्यूक्लियर तो 80% प्लस एनरिचमेंट चाहिए होती है, और जो इफेक्टिवली मॉडर्न वॉर हेड्स है वो 90% प्लस एनरिचमेंट लेवल जब आप अटेन करते हैं उसके ऊपर जाके बनते हैं। तो ईरान के पास डिवाइस अपनी तो नहीं थी। अगर किसी ने, नॉर्थ कोरिया ने या किसी और ने, जैसे एक रूसी साबिक सदर ने कहा है कि इनको बहुत से मुल्क डिवाइस दे भी सकते हैं, वो वाली सूरत हाल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अपनी उनके पास नहीं थी। तो जो 400 kg उन्होंने एनरिच किया भी हुआ था 60% पे, वो भी फर्दो वाली फैसिलिटी में कहीं दस्तयाब नहीं था, वो वहाँ से रिमूव कर चुके थे।